दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में से मैं लेके आया हूँ, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें से ही काफ़ी प्रश्न जो है वो एग्ज़ामों में लिए जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने देखा और वर्तमान में भी प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो बनते हैं। और उनको हम जो है, अगर कोई प्रश्न मान लीजिए विवादास्पद भी रहता है तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज भी उससे कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी राजस्थानी चित्रकला का वो यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। और बड़ी ही आसानी से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को भी मैं यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत करूँगा जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी। और ये मान के चलिए, इसकी हर एक लाइन के अंदर आपके लिए एक प्रश्न छुपा हुआ हो सकता है, जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसा का ऐसा मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। और दोस्तों, जब राजस्थानी चित्रकला की हम बात करते हैं तो राजस्थान इससे अछूता नहीं है कि इस चित्रकला के अंदर अपनी समृद्धता को ना दर्शाता हो। दोस्तों, यहाँ की चित्रकला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई प्रकार की शैलियाँ थी। कागज़ों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर या हवेलियों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, महलों के ऊपर, दीवारों पर कई जगह जो है हमें चित्र दिखाई देते हैं। कई कैनवास टके हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर चित्रकला बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों, राजस्थान की जब बात की जाती है तो राजस्थान के अंदर कई महत्वपूर्ण जगह हैं, जिनके अंदर अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो राजस्थान में जो आलनिया है, आलनिया दोस्तों ये है दर्रा कोटा के अंदर। आलनिया दर्रा कोटा के अंदर, वहीं पर बैराट जयपुर के अंदर, दर भरतपुर के अंदर। ये वो स्थान हैं जहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए जो रेखांकन हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। तो प्रारंभिक चित्रण की जो परंपरा है उस परंपरा को ये जो है बखूबी दर्शाने का काम करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आलनिया दर्रा ये कोटा के अंदर, और बैराठ जयपुर के अंदर, और दर भरतपुर के अंदर। दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो प्रश्न है अभी एग्ज़ाम हुआ था एक सहकारी विभाग का, उस सहकारी विभाग के अंदर सीधा सा प्रश्न ये पूछा था कि राजस्थान में आलनिया किस ज़िले से संबंधित है। तो आलनिया दोस्तों कोटा से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो है ये आदि मानवों द्वारा बनाई गई प्रारंभिक चित्रण की जो परंपरा है उसको ये दर्शाते हैं। दोस्तों, यहीं पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है वी.एस. वाकणकर। ये वी.एस. वाकणकर राजस्थान के बारे में कहते हैं कि साहब, राजस्थान में 1953 में कोटा के अंदर चंबल घाटी और जो दर्रा है वो झालावाड़ के निकट का जो कालीसिंध एरिया है, कालीसिंध घाटी है, अरावली में जो माउंट आबू है, और इडर में जो चित्रित शैलाश्रय है, उनकी खोज जो है वो किसने की? वाकणकर ने की। तो वाकणकर साहब ये कहते हैं कि साहब, राजस्थान के अंदर कोटा में चंबल घाटी जो और दर्रा, झालावाड़ में कालीसिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू और इडर, यहाँ पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है किसने? वी.एस. वाकणकर ने। तो दोस्तों, प्रश्न सीधा सीधा यहाँ पर बन रहा है। प्रश्न सीधा सीधा है दोस्तों आपके लिए कि 1953 में चंबल घाटी, दर्रा, झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू और इडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। तो किसने की है? वी.एस. वाकणकर ने। दूसरा प्रश्न इसी लाइन में से बनता है कि वी.एस. वाकणकर ने चित्रित शैलाश्रयों की खोज कब की? 1953 में। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वी.एस. वाकणकर ने राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है? तो ये माउंट आबू, इडर, कालीसिंध घाटी, झालावाड़ के अंदर, चंबल घाटी, दर्रा, ये सभी जो प्रश्न हैं ये यहाँ पर बनते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं वो 1060 में जो औध निरुक्ति वृत्ति है और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है जो जैसलमेर के अंदर हैं, वहाँ पर इसके भंडार मिले हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कब मिले? 1060 में रचित औध निरुक्ति वृद्धि और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर में मिले हैं इसके भंडार। तो प्रश्न यहाँ पर फिर बन रहा है दोस्तों
कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जैसलमेर से ये प्राप्त हुए हैं। कौन से? 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और औध निरुक्ति वृत्ति। तो ये 1060 के जो चित्रित ग्रंथ हैं वो मिले हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसे के ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं, हम अगले एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम जब राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं तो विशुद्ध राजस्थानी अगर चित्रकला की हम बात करें तो इसका जन्म हुआ 1500 ईस्वी के आसपास इसका जन्म माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की अगर जन्मभूमि की बात की जाए तो मेवाड़ या मेदपाट जिसको कहा जाता है, ये मेवाड़ या मेदपाट जो है इसको राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रभाव मिलता है दोस्तों वो मिलता है अजंता चित्रशैली का। तो पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही बनता है कि अगर मान लीजिए हम प्रश्न हमें ये मिले कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब हुआ, तो 1500 ईस्वी के आसपास। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? मेवाड़ या मेदपाट को। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली के ऊपर किसका प्रभाव मिलता है, तो अजंता चित्र शैली का प्रभाव जो है दोस्तों यहाँ पर इस पर मिलता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जो प्रभाव देखने को मिले हैं वो जैन शैली के, गुजरात शैली के और अपभ्रंश शैली के प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन अगर इसके बाद में इसके ऊपर प्रभाव या छाप किसने छोड़ी, तो वो दोस्तों मुगल चित्रकला से ये काफ़ी प्रभावित हुई है। तो राजस्थानी चित्रकला पर शुरुआती दौर में तो किसका प्रभाव पड़ा? जैन शैली का, गुजरात शैली का, अपभ्रंश शैली का। देखिए, अपभ्रंश क्यों कहा जाता है? अपभ्रंश का मतलब जो गुजरात शैली है या अजंता चित्र शैली की हमने बात की, धीरे धीरे जब उसका रूप परिवर्तन होता गया और राजस्थान के अंदर ये आ गई तो उसको अपभ्रंश शैली के रूप में भी जाना गया। यानी मिक्सअप जो निकल कर आ जाता है वो अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है और बाद में ये मुगल चित्रकला से काफ़ी प्रभावित हुई है। दोस्तों, जब बात करते हैं इसके आगे की, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध वह व्यक्ति थे आनंद कुमार स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। और आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया दोस्तों? इन आनंद कुमार स्वामी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया और इन्होंने राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक इन्होंने 1916 के अंदर जब ये पुस्तक लिखी तो उन्होंने इस राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया और विभाजन करके इन्होंने बताया। इसके अलावा आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल, इन्होंने इसे जो नाम दिया है वो नाम क्या दिया? इस शैली को नाम दिया राजपूत चित्रकला। तो राजपूत चित्रकला जो है इसको कहा किसने? आनंद कुमार स्वामी ने और ओसी गांगुली ने और हेवेल ने। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है दोस्तों। यहाँ तक हमने देखा कि आपके कई प्रश्नों को हमने समाहित यहाँ पर कर चुके हैं। सबसे पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। कब किया? तो 1916 में किया। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि आनंद कुमार स्वामी ने अपना पहला वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक के अंदर किया? तो राजपूत पेंटिंग के अंदर किया। और इसके बाद एक प्रश्न और बन जाता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली को राजपूत चित्रकला किसने कहा है? तो किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल ने इसको राजपूत कला कहा है। अब बात करते हैं दोस्तों W.H. ब्राउन की। W.H. ब्राउन ने इनका जो ग्रंथ था इंडियन पेंटिंग्स, इस इंडियन पेंटिंग्स में जो राजस्थान की चित्रकला है इसको राजपूत कला नाम दिया। तो अगला प्रश्न क्या बन गया कि किसने अपने ग्रंथ के अंदर राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया? W.H. ब्राउन ने। प्रश्न दूसरा क्या पूछा जा सकता है इसी में कि W.H. ब्राउन ने अपने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया? तो इंडियन पेंटिंग्स में। W.H. ब्राउन का ग्रंथ कौन सा है? इंडियन पेंटिंग्स। और यहीं पर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है राजपूत कला। देखिए, एक ही लाइन से
चार चार तरह के प्रश्न जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों। अब इन सब बातों का खंडन भी किया गया और इन सब बातों का खंडन किया दोस्तों राय कृष्णदास ने। राय कृष्णदास ने इन सब मतों का खंडन किया और ये कहा कि साहब ये क्या है, ये राजपूत कला नहीं है, ना ही ये राजपूत चित्रकला है, ये तो राजस्थानी चित्रकला है। तो राजस्थानी चित्रकला किसने कहा इसको? राय कृष्णदास ने इसे राजस्थानी चित्रकला के नाम से संबोधित किया है। राजस्थान की चित्रकला के अंदर दोस्तों कई जो हमारे विद्वान हैं उन विद्वानों ने कई प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर दी और उन पुस्तकों के अंदर राजस्थानी चित्रकला को समझाने का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो किया गया। अब कौन कौन थे ऐसे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला के बारे में बात की? तो दोस्तों मेवाड़ पर जो पुस्तक लिखी वो डॉक्टर मोतीचंद्र ने लिखी, श्रीधर अंधारे थे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ थे, किशनगढ़ पर एरिक डिकिसन ने बात की, डॉक्टर फयाज अली ने बात की, वहीं पर बूंदी कोटा पर जो है प्रमोद चंद्र ने बात की, WG आर्चर ने बात की, महाराजा बृजेंद्र सिंह कोटा इन्होंने बात की। तो इन्होंने अपनी राजस्थानी चित्रकला शैली को इन विद्वानों ने कई प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि मेवाड़ की विशेषताओं को बताने वाली या मेवाड़ चित्र शैली को बताने वाले मुख्यतया कौन थे? तो डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंगारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ। अगर किशनगढ़ शैली के लिए प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर वहाँ एरिक डिकिसन और डॉक्टर फयाज अली ने जो किशनगढ़ शैली है उसकी प्रशंसा की। और वहीं पे बूंदी कोटा की बात की जाए तो फिर प्रमोद चंद्र, WG आर्चर, महाराजा बृजेंद्र सिंह, ये जो है नाम महत्वपूर्ण इसके अंदर आते हैं। अब आइए दोस्तों इन सब बातों के बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं की। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही आती है कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जुड़ाव जो है वो लोक जीवन से, भाव प्रवणता से, विषय वस्तु की विविधता से, विभिन्न रंगों का संयोजन इसके अंदर किया गया है, प्राकृतिक परिवेश को इसके अंदर दिखाया गया है, देश काल के अनुरूपता है वो इसके अंदर दिखाई गई है। तो राजस्थानी चित्रकला की एक पहचान जो है वो अपने आप के अंदर ये दृष्टिगोचर होती है ये सारी विविधताओं के आधार पर। प्रश्न दोस्तों विशेषताओं से भी पूछे जाते हैं क्योंकि निम्न में से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। RS लेवल पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार इसी तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि हमको दे दिया जाएगा कि निम्न में से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है तो 3 उसमें से विशेषता होगी और 1 नहीं होगी। तो हमें अगर ये तथ्यात्मक बातें जो है सारी याद होगी तो हम उस चीज़ को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों RS के लिए, IAS के लिए, इनके लिए तो कहा भी क्या है कि NCERT और जो लोकल बोर्ड है उसकी पुस्तकें जो है वो पढ़नी चाहिए, उसी में से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपको पता है RS के एग्ज़ाम भी आ चुके हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम चल ही रहा है, इसके अलावा रीट, पटवार, कई एग्ज़ाम जो हैं जिनके अंदर आपको ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में से प्रश्न मिलने ही मिलने वाले हैं दोस्तों। अगली अगर हम राजस्थानी चित्रकला की विशेषता की बात करें तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की अगली विशेषता है कि इसके अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक जो स्थल है उसकी जो बहुलता है, भक्ति है, श्रृंगार है और उसके साथ साथ रंगों का संयोजन जो है वो भी इसके अंदर दिखाया गया है। इसके साथ साथ राजस्थानी चित्रकला की एक मुख्य बात यह है कि इसके अंदर जो महल हैं, किले हैं, मंदिर हैं, हवेलियाँ हैं, जो कि ये प्राकृतिक संपदा हमारे पास जो है वो भरी पड़ी है, हमारे मनोहर जो दृश्य हैं उनका चित्रांकन जो है बखूबी यहाँ के चित्रकारों ने किया है। इसके साथ साथ राजस्थानी चित्रकार जो हैं उन्होंने ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण भी जो है वो किया है और उसके आधार पर उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको भी ये यहाँ पर बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य की अभी हमने बात की तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण भी जो है यहाँ पर मिलता है। और बनी ठनी को कौन नहीं जानता, बनी ठनी एक ऐसी कलाकृति है जिसमें नारी के सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ राजस्थानी चित्रकला के अंदर जो राजा महाराजाएं हैं, राजपुत्र हैं, सामंत हैं, उनका संरक्षण भी इसको काफ़ी मिला जिसके कारण आज राजस्थानी चित्रकला काफ़ी समृद्ध है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर इस राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो दोस्तों इस राजस्थानी चित्रकला शैली का जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर किया गया और भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर इसको 4 प्रमुख वर्गों के अंदर बांटा गया और इसके कई अनेक उपवर्ग भी बनाए गए।
तो चार प्रमुख, अगर हम इसके वर्गों की बात करें तो वो चार प्रमुख वर्ग कौन कौन से दोस्तों? ये चार प्रमुख वर्ग हैं मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, इसके अलावा हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। तो ये चार जो हैं वो मुख्य वर्ग जो है बांटे गए हैं, कौन कौन से? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो ये चार मुख्य रूप से यहाँ पर वर्ग इसके बनाए गए हैं। अब हम एक एक जो हमारी शैली है उस शैली के अंदर उनके उपवर्गों को भी देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ आती है? मेवाड़ शैली के अंदर है चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली और बनेठा, बागोर, बेगू और केलवा जो ठिकाने हैं उनकी कलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो देखिए मेवाड़ शैली बड़ी विस्तृत और काफ़ी समृद्ध ये शैली है दोस्तों। अब बात यह आई कि इसको याद कैसे करें। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए मेवाड़, जब मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लें कि मेवा के शाह, मेवा के शाह नाचा, मेवा के शाह नाचा देऊ साब बने बेगू। देखो मेवा के शाह नाचा देऊ साब बने बेगू। तो मेवा के शाह नाचा देऊ साब बने बेगू, अगर इस आप लाइन को याद कर लेते हैं तो आपके मेवाड़ शैली के सभी जो आप इसकी शैलियाँ देखते हैं, उपशैलियाँ देखते हैं, इसके प्रमुख उपवर्ग जो हैं उनको आप याद कर सकते हैं। तो मेवा से तो क्या बना दोस्तों? मेवा से बना मेवाड़। इसी तरह से के से क्या बना? के से बना केलबा। शाह से क्या बना? शाह से बना शाहपुरा, जो भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है, क्योंकि एक शाहपुरा ढूंढाड़ शैली में भी आएगा जो कि जयपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो शाह से शाहपुरा। वहीं पर नाचा, तो नाचा से क्या बना दोस्तों? ना से तो क्या बना? नाथ द्वारा। ना से नाथ द्वारा शैली और चा से बन गया दोस्तों चावंड शैली। ना से नाथ द्वारा शैली और चा से दोस्तों क्या बना? चावंड शैली। वहीं पर दे से बना दोस्तों देवगढ़ शैली और ऊ से उनियारा शैली। और इसी तरह से ऊ से क्या बना दोस्तों? ऊ से बना उदयपुर शैली। और इस तरह से अगर सा की बात की जाए तो सा क्या? सावर शैली। और बै की बात की जाए तो बै क्या दोस्तों? बागोर शैली। ठीक है, बागोर शैली। और बने से बनेड़ा और बेगू से बेगू। तो इस तरह से आप मेवाड़ की शैली उपशैलियों के बारे में, उसके जो वहाँ ठिकाने हैं उनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो हैं वो एक ही लाइन के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि मेवा के शाह नाचा देऊ साब बने बेगू। मेवा के शाह नाचा देऊ साब बने बेगू। तो इस प्रकार ये आप याद कर सकते हैं किसकी? मेवाड़ की शैलियाँ और उपशैलियाँ। अब चलिए हम बात करते हैं हमारी दूसरी शैली की, और वो है दोस्तों मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंदर आने वाली कौन कौन सी शैलियाँ हैं, उपशैलियाँ हैं, इसके वर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव शैली, रिया, भिणाय, जूनिया, ये ठिकाने जो हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो देखिए काफ़ी विस्तृत है मारवाड़ शैली भी। और मारवाड़ शैली को याद करने का एक सिंपल सा आपको मैं दोहा बता देता हूँ। आपने कबीर के दोहे काफ़ी याद किए हैं, रहीम के दोहे काफ़ी याद किए हैं, तो एक दोहा आप संजय शर्मा का भी याद कर लीजिए। और क्या दोहा है ये दोस्तों? ये दोहा है कि मार रिया
मार रिया जो भी किसी, मार रिया जो भी किसी, मार रिया जो भी किसी घणे जून बिनाए, घणे जून बिनाए। मार रिया जो भी किसी घणे जून भिणाए, आज नगारा जेसला, आज नगारा जेसला शैली खूब दिखाए, शैली खूब दिखाए। तो एक दोहा दोस्तों ये भी आप याद कर लें तो आपको मारवाड़ शैली की सभी उपशैलियाँ याद हो जाएगी कि मार रिया जो भी किसी, मार रिया जो भी किसी घणे जून भिणाई, आज आज नगारा जेसला शैली खूब दिखाए। अब देखिए इससे कौन कौन सी आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मार, मार से तो क्या आ गया मारवाड़, मार से क्या आ गया मारवाड़। तो सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं इससे कि मार से क्या मारवाड़। उसके बाद रिया, तो रिया अभी हमने बात की थी कि रिया तो क्या है रिया ही है, रिया। ठीक है, तो मार रिया जो भी, जो से जोधपुर शैली, बी से बीकानेर शैली, मार रिया जो भी किसी, की से किशनगढ़ शैली, और सी से क्या आ गई दोस्तों, सी से आ गई सिरोही शैली। तो मार रिया जो भी किसी, मार से मारवाड़, रिया से रिया, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, की से किशनगढ़, सी से सिरोही, मार रिया जो भी किसी घणे, घणे का मतलब घाणे राव, घणे जून, जून से जूनिया, जून से जूनिया, घणे राव जूनिया, घणे जून भिणाए, भिणाए से क्या आ गया भिणाए से भिणाई आ गया। तो मार रिया जो भी किसी घणे जून भिणाए, आज, आज में क्या आ गया दोस्तों, आज में आ गया आसे अजमेर, आसे अजमेर। तो आज, आज जैसे जैसलमेर। तो मार रिया जो भी किसी घणे जून भिणाए, आज नगारा, आज नगारा, नगारा से नागौर, जेसला, जेसला मतलब जैसलमेर। तो आज नगारा जेसला शैली खूब दिखाए। तो ये क्या है, ये सारी की सारी मारवाड़ शैली है। तो दोस्तों एक ही दोहे के अंदर आपको मारवाड़ की सारी शैलियाँ याद आ जाएगी। और अगर दोस्तों अगर आपको एक शैली याद है तो आप बाकी की जो है वो उपशैली बता सकते हैं। क्योंकि प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये तो आता है कि निम्न में से मारवाड़ की उपशैली नहीं है, निम्न में से मेवाड़ की उपशैली नहीं है, या निम्न में से हाड़ौती उपशैली नहीं है, या निम्न में से ढूंढाड़ की उपशैली नहीं है। तो ये प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे कि मार रिया जो भी किसी, मार रिया जो भी किसी घाणे जून भिणाए, आज नगारा जेसला शैली खूब दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका ये मारवाड़ शैली जो है वो कंप्लीट होती है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, वो है हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली की अगली हम बात करते हैं। और हाड़ौती शैली के अंदर क्या, हाड़ौती तो देखिए नाम से पता है और आपको पता है कि झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती के अंदर आता है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, ये हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं ढूंढाड़ शैली की। तो ढूंढाड़ शैली के अंदर क्या, ढूंढाड़ के अंदर आते हैं आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली तथा झिलाई, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद, और ये सारे जो है इसके ठिकाने हैं। तो अब ढूंढाड़ शैली को किस तरह से आप याद करें दोस्तों, ढूंढाड़ को याद करने का भी मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। और एक लाइन के माध्यम से आप जो है इस ढूंढाड़ को भी याद कर लेंगे। और ढूंढाड़ के लिए आपको एक लाइन याद क्या करनी पड़ेगी, आप याद करें दोस्तों कि ढूंढाड़, ढूंढाड़ के शेख, ढूंढाड़ के शेख आयशा, ढूंढाड़ के शेख कौन, ढूंढाड़ के शेख हैं साहब आयशा। तो ढूंढाड़ के शेख आयशा आज ऊषा में, ढूंढाड़ के शेख आयशा आज ऊषा में झिल गए, झिल गए।
तो देखिए इसके माध्यम से आप जो हैं आपकी ढूंढाड़ शैली याद कर सकते हैं। और एकमात्र ये आपकी लाइन है कि ढूंढाड़ के शेख ईशा आज ऊषा में झिल गए। ढूंढाड़ के शेख ईशा आज ऊषा में झिल गए। तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं ढूंढाड़ शैली। देखिए ढूंढाड़ से तो ढूंढाड़ आ गया, के तो के से क्या आ गया दोस्तों, ढूंढाड़ के, तो ढूंढाड़ के शेख, से क्या आया, शेखावाटी, शेख से शेखावाटी, ऐसे आमेर, ई, और ई से क्या आ गया, ढूंढाड़ के शेख ईशा, ई से आ गया दोस्तों ईसरदा, शाह से आ गया शाहपुरा, आज, तो आ से क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया अलवर, और जय से आ गया जयपुर। ऊषा में, तो ऊषा में ऊ से क्या हो गया, ऊ से हो गया दोस्तों उनियारा, और वहीं पे सामे, सामे का मतलब हो गया सामोद, और झिल, झिल गए यानी झिल से झिलाए। तो इस माध्यम से आप पूरे के पूरे ढूंढाड़ शैली याद कर सकते हैं कि ढूंढाड़ के शेख ईशा आज ऊषा में झिल गए। तो शेख से शेखावाटी, अ से अलवर, ई से ईसरदा, शाह से शाहपुरा, आ से आमेर, जय से जयपुर, और ऊ से उनियारा, सामे से सामोद, और झिल से झिल गए यानी झिलाए। तो दोस्तों ये सारे थे कौन से, ढूंढाड़ शैली। तो इस प्रकार मैंने आपसे बात की कि 4 प्रकार की राजस्थानी चित्रकला के अंदर शैलियाँ हैं, 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली, ये 4 जो हैं वर्गों में बांटा गया है, और इन्हीं के कई उपवर्ग जो हैं वो बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली की मैंने बात की आपसे कि एक लाइन आप याद कर लें, मेवा के शाह नाचा, देवू साहब बने बेगू। तो इसके अंदर सारी आ गई आपकी चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, सभी। वहीं पे मारवाड़ की बात की तो मारवाड़ के अंदर मैंने आपको एक दोहा याद करवाया है कि मार रिया जो भी किसी घने जून बिनाए, आज नगारा जेसला शैली खूब दिखाए। तो मारवाड़ शैली आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। हाड़ौती शैली आप जानते हैं कि हाड़ौती के अंदर जो आते हैं वो कोटा, झालावाड़, बूंदी का ये जो एरिया है वो हाड़ौती के अंदर ही आता है। और ढूंढाड़ के अंदर हमने बात की कि ढूंढाड़ के शेख ईशा आज ऊषा में झिल गए। तो इस प्रकार ये चारों शैलियों के अंदर आई उपशैलियाँ हम याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इससे आगे के टॉपिक्स जो है वो क्लियर करता हुआ चलूँगा। और देखिए एक एक यहाँ पर लाइन में से हर एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आपका बन रहा है। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो मेवाड़ शैली के ऊपर होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।